यहां जहर मत उगाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से वो मुखातिब थे और कहा कि यहां आप ऐसे हालात बना रहे हैं जो प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन बन रही है, जो कभी भी लावा की सूरत में फट जाएगा। डराने धमकाने की भी एक महदूद लाइफ होती है जो जम्मू कश्मीर में खत्म होती जा रही है। अभी भी अपील कर रहा हूं कि इसे बंद किया जाए। कॉन्फ्लिक्ट में सब्जी फरोश या ऑटो वाला भी एक्सपर्ट होता है, यह सज्जाद गनी लोन का मानना है। मिलिटेंसी कभी डिफीट नहीं हो सकती है, खुसूसन तब जब मिलिटेंट्स को सप्लाई लाइन भी जारी होगी। यानी सज्जाद गनी लोन का यह कहना यहां पर हो सकता है कि सप्लाई लाइन से उनकी मुराद यह हो सकती है कि पाकिस्तान की जानिब से मिलिटेंट्स को सपोर्ट किया जा रहा है, तो इस वजह से इस चीज को डिफीट नहीं किया जा सकता। इस तरह से जहां मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह के बयान पहले ही देते आए हैं, तो वहीं पर जब से अब पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स बढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तब से हम देख रहे हैं कि हर कोई लीडर अब इस तरह की सेंसेशनल या सेंटिमेंटल सियासत में अब हिस्सा ले रहे हैं। सज्जाद गनी लोन ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। उम्मीद करता हूं इंतजामिया को कि आप महीना, 2 महीना, साल, 2 साल के बाद आपको जाना है। आप तो टूरिस्ट हैं, मैं हर बार बोलता हूं, लेकिन यहां जहर मत उगाइए। हमारे बच्चों ने यहां रहना है। आप ऐसे हालात, ऐसा प्रेशर कुकर सिचुएशन बना रहे हैं कि ये एक दिन लावा फट जाएगा। दुनिया में देखिए किसी भी जगह नहीं चलता है। आप ज्यादा देर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। डराना धमकाना, इसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, वो खत्म हुई जा रही है। मैं अभी भी उनको अपील करता हूं कि ना करिए ये हर दिन। और ये कौन से बहादुर बनते हैं कि आप लड़कियों को अंदर कर देते हैं, बगैर कोई किसी ने उफ कर दिया उसको अंदर कर देते हैं। ये आप सारी मर्दानगी इधर नहीं दिखाइए ना, बाकी और जगहें हैं ना, वहां जाकर दिखाइए। मिलिटेंसी कभी डिफीट नहीं होती है, स्पेशली जब उसकी सप्लाई लाइन चालू, जैसे इसमें एक सप्लाई लाइन चालू है कहीं से, तो आप मिलिटेंसी ये जो है कि भाई अब 700 रह गए, 500 रह गए, ये हम पिछले 750 साल से सुनते आ रहे हैं कि जी अब सिर्फ 70 बच गए, अब सिर्फ 200 बच गए। सो दे हैव टू सी हाउ टू मैनेज इट। ये मैनेज नहीं कर पा रहे और आहिस्ता आहिस्ता इनको लगता है बड़े तुर्रम खान हैं, लेकिन जहां जहां मिलिटेंसी थी ही नहीं वहां भी आनी हो गई है। तो ये जो स्टैटिस्टिकल इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि जी अब 70 हैं, अब 80 बच गए, ये 90 बच गए, ये स्टैटिस्टिकल जब हम इस स्टैटिस्टिकल। चलिए, सज्जाद गनी लोन का ये तेज तर्रार बयान तो आपने सुना ही होगा और इस तरह से ये सियासत हम देख रहे हैं कि काफी वक्त से जारी है। लेकिन ये सज्जाद गनी लोन ही नहीं है, उमर अब्दुल्ला का भी स्टेटमेंट आप तक पहुंच जाते हैं। आज गांधीनगर नहीं बल्कि बांडीपुरा के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला थे। सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो क़यादत है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीटों पर विराजमान है। लोगों की खासी तादाद भी यहाँ पर मौजूद थी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब उमर अब्दुल्ला स्टेज पे आए और उसके बाद उन्होंने तकरीर की और तकरीर में उन्होंने 370 का जिक्र किया और उन्होंने लोगों को समझाने की यह कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब आइंदा इलेक्शन होंगे और उसके बाद जो उन्होंने 5 अगस्त साल 2019 को 370 की मनसूखी से मुतल्लिक फैसला लिया था या 370 यहां मनसूख किया था, अब उसी मनसूखी के फैसले को दुरुस्त साबित करने के लिए वो यहां ऐसे असेंबली चाहते हैं, ऐसे लीडरान चाहते हैं, ऐसी क़यादत चाहते हैं जो उस फैसले को वेट करे और उसके हक में, यानी जो 370 हटाई गई है उसको यह साबित करने के लिए कि यह दुरुस्त फैसला था, जम्मू कश्मीर की असेंबली से एक करारदाद पास हो सकती है। उससे क्या होगा, उमर अब्दुल्ला के बकौल उससे मुल्क के अंदर वो ये तासुर देने की कोशिश करेंगे, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 अगस्त की तारीख को फैसला लिया था 370 की मनसूखी का, कि जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले के हक में हैं। नंबर 1, उमर अब्दुल्ला ने वजाहतन यह भी कहा कि फिर उसी करारदाद को सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दाखिल किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट को यह बतलाने की कोशिश की जाएगी कि 370 जो हटाई गई है उस पर जम्मू कश्मीर के लोगों की कंकरेंस है, जम्मू कश्मीर के स्टेट असेंबली की कंकरेंस है। तो इस वजह से आज भी उनके पास वो करारदाद है और इसे जम्मू कश्मीर के लोगों ने ही अपने वोट से, अपने मत से खत्म किया है। तो उनका कहना है, उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इस तरह की सियासी अप्रोच अभी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में कर रही है। तो इस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा यहां पर कि भारतीय जनता पार्टी यह भी जानती है
कि कश्मीर के अंदर उनका कोई खाता नहीं है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि यहां पर खाता बढ़ाने के लिए यहां का जो मैंडेट है या यहां का वोट हासिल करने के लिए ए, बी और सी टीमें यहां पर उनकी जो है खड़ी की जा रही है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इतना कहा कि बीजेपी की जो हम ख्याल जमाते हैं वो भी इसका सपोर्ट कर सकती हैं। तो इस तरह से आज उमर अब्दुल्ला ने बांडीपुरा के अंदर इस तरह के ख्यालात का इजहार किया। और भी उमर अब्दुल्ला ने डिलिमिटेशन को लेकर बात की, लेकिन वो हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। लेकिन पहले स्पीच के अंदर उन्होंने क्या कुछ कहा, आपकी नजर करते हैं। इन लोगों की कोशिश है कि असेंबली इलेक्शन के बाद इस जम्मू कश्मीर के असेंबली से एक ऐसा करारदाद पास हो जिससे ये कहे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुतमईन हैं। और इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर असेंबली में अक्सरियत के जरिए वो पुराना करारदाद जो है उसको मिटा दिया जाए और उस करारदाद की जगह वो ऐसा रेजोल्यूशन, ऐसी नई करारदाद लाए जिसके तहत वो ये कहे कि जम्मू कश्मीर असेंबली जो है 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुतमईन है और हम उस फैसले में कोई बदलाव नहीं चाहते। और फिर उस करारदाद को लेके वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि अकबर लोन साहब, हसनैन मसूदी साहब और बाकी जिन हजरात ने वहां उस फैसले के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, इनका मुकदमा गलत है। बीजेपी वाले जानते हैं कि यहां कश्मीर में उनको इसके लिए ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। जम्मू में उनको जो मिलेगा सो मिलेगा। मिनटों में ये बात मुल्क के वजीर आजम जनाब मोदी साहब तक पहुंचाई गई। मैंने अपनी तकरीर को 12 बजे की होगी, दोपहर को उसी दिन 4 बजे मोदी साहब ने तकरीर की और कहा कि कश्मीर में कुछ लोग हैं जो वजीर आजम ढूंढ रहे हैं। और यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी गई गुजरी जमात नहीं है। हम बांडीपुर में बात करते हैं और हमारी बात मुल्क के वजीर आजम के कानों तक घंटों में पहुंचाई जाती है। वजीर आजम के पार्टी का झंडा यहां बना होगा, उनका साथी यहां पीछे बैठा होगा, लेकिन इनकी आवाज वजीर आजम के कानों तक उतनी जल्दी नहीं पहुंचती। चलिए, उमर अब्दुल्ला को आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बांडीपुरा में बात करते हैं और उसकी जो बनक है या उसकी जो आवाज है वो दिल्ली में सुनाई देती है। और इस वजह से उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई छोटी जमात नहीं है, बल्कि इनकी आवाज की गूंज दिल्ली तक पहुंचती है। और उसके साथ साथ जब इस जलसे के बाद उमर अब्दुल्ला ने मीडिया नुमाइंदों के साथ भी बात की, तो मीडिया नुमाइंदों ने सवालात भी पूछे। तो उन सवालात के दौरान उन्होंने कहा कि वो इस रैली को या जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है इसको वो इलेक्शंस के साथ मंसूब नहीं करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 370 को लेकर एक मुल्क ने जम्मू कश्मीर के अवाम को वादा दिया, वो कोई शख्स नहीं था बल्कि एक मुल्क था। और इसी वजह से जम्मू कश्मीर के लोग इस हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। साथ ही साथ डिलिमिटेशन को लेकर भी उमर अब्दुल्ला ने यहां पर बात की। उन्होंने कहा कि जो डिलिमिटेशन होना चाहिए था वो साल 2026 में मुल्क की तरह हर जगह पर होना चाहिए था, लेकिन एक्सक्लूसिवली जम्मू कश्मीर को अलग करना, उस पर उनके एतराज थे। नंबर 2, उनका कहना है कि अब जबकि ये डिलिमिटेशन प्रोसेस चलाया ही गया है तो ये सियासी असर रसूख और सियासी बुनियादों पर फैसला इसका नहीं आना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि साल 2011 की जो सेंसस है, साल 2011 की जो मरदमशुमारी है, उसी को बुनियाद बनाकर डिलिमिटेशन कमीशन का फैसला आना चाहिए, तब जाकर वो जम्मू कश्मीर के अवाम और खुसूसन नेशनल कॉन्फ्रेंस को काबिल कबूल होगा। ये इलेक्शन की तैयारी है, ना हम कोई मैंडेट का फैसला करते हैं यहाँ पे, ना हम कोई मंशूर लोगों के सामने पेश करते हैं। जब इलेक्शन का ब्यूगल बजेगा उस वक्त हम इलेक्शन की बात करेंगे। जमीन की बात नहीं थी, जमीन की बात तो बीजेपी वालों ने की थी। बीजेपी वालों ने कहा था कि देखना आप बाकी मुल्क को यहाँ पे जमीन खरीदने की इजाजत है। हमने ये नहीं कहा था, हमने कहा था ना अब इसमें हमारी पहचान है, ये हमारी शनाख्त है,
हमारा अपना आईन था, हमारा अपना झंडा था। मतलब एक मुल्क ने, जिस मुल्क को भारत कहते हैं, उस मुल्क ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 47 में वादे किए थे। हम नहीं चाहते हैं कि वो वादे जो हैं इस तरह तोड़े जाएं। तो मामला सिर्फ जमीन का नहीं है ना। अब एहतजाज कर रहे हैं, करगिल के लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ना? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनकी जो आइडेंटिटी है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो अगर वो अपनी आइडेंटिटी बचाना चाहेंगे तो क्या हम नहीं बचा सकते? हम भी अपनी आइडेंटिटी बचाना चाहते हैं ना, हम भी अपनी पहचान बचाना चाहते हैं। हम डिलिमिटेशन कमीशन से सिर्फ एक उम्मीद रख रहे हैं कि जो भी फैसले हों वो सियासी बुनियाद पे ना हो। डिलिमिटेशन कमीशन वैसे भी जम्मू कश्मीर के लिए एक्सक्लूसिवली होना नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए आपने कर दिया, हम भी इस फैसले के साथ थे नहीं। लेकिन अब जो फैसले डिलिमिटेशन कमीशन के तरफ से होंगे वो पॉलिटिकल बेसिस पे नहीं होने चाहिए। डिलिमिटेशन कमीशन के साथ नाज़रीन, उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, डिलिमिटेशन के लेकर वो बात कर रहे थे। लेकिन आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले जुगल किशोर शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, उन्होंने कश्मीर और जम्मू का जिक्र पार्लियामेंट के अंदर किया। और इस जिक्र के साथ साथ ही उन्होंने यहाँ के डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स, खासतौर पर जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है कश्मीर के अंदर भी और जम्मू के अंदर भी, उसका उन्होंने जिक्र किया। और उनका ये बयान अभी हम देख रहे हैं कि सियासी खेमों में सियासी स्तर पर काफी तनकीद का निशाना बन रहे हैं और उस पर हंसी मजाक भी उड़ाए जा रहे हैं। दरअसल जुगल किशोर शर्मा ने पार्लियामेंट के अंदर जो बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटाए जाने के बाद तरक्की की रफ्तार जो है वो काफी तेज है। और इसी तरक्की के रफ्तार में उन्होंने कहा था कि जम्मू के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर काम जारी है। जबकि हकीकत यह है कि इस हवाले से जो 10,599 करोड़ का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया गया है, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर बनाया गया है, वो मरकजी रेलवे वजारत की ज़ेर गौर है और अभी तक उस डीपीआर को भी मंजूर नहीं किया गया था। और इस वजह से जब इसे मंजूर नहीं किया गया था तो उसके बाद जुगल किशोर शर्मा ने कैसे मुल्क के सबसे बड़े ऐवान में यह कहा कि जम्मू के अंदर इस प्रोजेक्ट पर काम आखिरी मरहले में है। तो इसी बात पर जो है तनकीद शुरू हुआ। पहले आपको दिखाते हैं कि जुगल किशोर शर्मा ने पार्लियामेंट के अंदर क्या किया और उसके बाद हम आपको यह भी दिखाते हैं कि सियासी लीडरान उस बयानबाजी पर किस तरह से तनकीद भी करते हैं और हंसी मजाक भी उड़ाते हैं। आपको बताते चले कि जुगल किशोर शर्मा के इस साउंड बाइट में ऑडियो ना होने की वजह से हम उनकी जुबानी जो है वो चीजें या वो कलमात नहीं पहुंचा सकते हैं जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे। लेकिन इतना जरूर था कि उन्होंने कहा था कि जम्मू के अंदर रेलवे पर, खासतौर पर जो मेट्रो है उस पर काम जारी है और आखिरी मरहले में जारी है। लेकिन सियासी पार्टियां इस पर क्या कुछ कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पैंथर्स पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। जुगल किशोर जी ने जो बयान पार्लियामेंट में दिया है मेट्रो को लेकर, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है और लोग उपहास का पात्र भी उनको बना रहे हैं। लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है। क्या इकलौते जुगल किशोर हैं जिन्होंने इस तरह का बयान दिया? इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के 25 नुमाइंदे चुन के असेंबली में यहां के लोगों ने भेजे थे। उन्होंने क्या किया, उनका असेंबली में क्या किरदार रहा है, यह भी लोगों को याद होना चाहिए आज की तारीख में। मैं तो यह कहता हूं कि कुछ दोष तो लोगों का होता है। नुमाइंदे को कोसने की बजाय लोगों को मंथन करना होगा कि हम सही नुमाइंदे चुन के असेंबली में और पार्लियामेंट में भेजें ताकि वो हमारे जज्बात की तर्जुमानी सही तरीके से कर सके, हमारे मुतालबों को सही तरीके से असेंबली और पार्लियामेंट में पेश कर सके। और इसके लिए जब चुनाव होते हैं उस वक्त सोच समझकर फैसला लेना बहुत लाजमी है। बात में नुक्ताचीनी करना एक बात है या किसी नुमाइंदे का उपहास करना एक बात है, लेकिन जो लोग वोट डालते हैं उस वक्त उनको इस संदर्भ में
थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद ही वोट देना चाहिए। हवा में वोट देने का यही नतीजा होता है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। मेट्रो का इतना बड़ा झूठ बोल रहा, 5 राज्यों में जो चुनाव है ये शायद सदन में झूठ बोल के ये अपने अखाओं को खुश करना चाहते थे कि बहुत बड़ा विकास जम्मू कश्मीर में हुआ। फौरी तौर पे मेट्रो बगैर किसी DPR के तैयार हो गई। तो मैं समझता हूँ कहीं झूठ ना बोले, आर्टिफिशियल लेक भी तैयार हो गई। ये ना बोल दें कि वर्ल्ड लेवल का जू भी होगा, सारे जम्मू हिंदुस्तान के लोग जम्मू कश्मीर में वर्ल्ड लेवल का जू देखने के लिए आ जाए, आर्टिफिशियल लेक का नजारा लेने के लिए आ जाए और ये मेट्रो का सफर भी करें। शायद मेरे को लगता है, मैं भी सोचा कि शायद रातों रात इतना विकास हो रहा है। ट्रिपल शिफ्ट में काम, आजाद साहब ने 2-3 शिफ्ट में काम करते थे कि 24 घंटे काम पे लगा होगा, कहीं मेट्रो का सफर ही कर ले, स्टेशन कहाँ पे बना वो तो देख लें, बच्चों को भी सैर कराएंगे। लेकिन मेरे को तो रात का पूरा कोई मेट्रो लगा नहीं, कहीं पत्थर कहीं नहीं लगा। तो ये इतना मजाक बनाना, तो भाजपा का सर, तो हमारा तो सर शर्म से झुक गया, शायद भाजपा का भी सर शर्म से झुक गया होगा। लेकिन झूठ ये अकेले नहीं बोलते, ये बीजेपी बहुत झूठी पार्टी। आपने देखा एक मंत्री भी बोलता था कि कोई भी ऑक्सीजन के कमी के कारण नहीं मरा। बताओ सिजड़ा में कितने लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण कोरोना के सिलसिले में मर गए। तो ये इनका हालात यहाँ पे। कभी बार जुमला मार दे, कहीं बोलते हैं कि जनाब वो 2031 में बर्फ भी पड़ेगी। जुमलाबाजों की पार्टी है ये, तो हकीकत कहाँ पे? एक शख्स 2 दफा या 3 दफा MLA रहा, उसके बाद 2 दफा ये पार्लियामेंट के अंदर रहा और उसका बयान सुन के मुझे शर्मिंदा होना पड़ा कि हाँ, एक MP पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोल रहा है, बिल्कुल नंगा झूठ बोल रहा है। वो कह रहा है कि जम्मू के अंदर मेट्रो कंप्लीट हो गया है और उसके बाद उसने ये भी डिमांड की है कि इसको बढ़ाया जाए वहां तक। इससे अंदाजा कर लीजिए कि बीजेपी झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ही शुड रिजाइन, या तहकीकात करनी चाहिए कि उसने जो कुछ बोला है। चलिए, यहाँ पर आपने देखा कि पॉलिटिकल लीडरान यही कहते हैं कि जुगल किशोर शर्मा ने जो कुछ भी कहा है ये सिर्फ जुगल किशोर नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में माहिर है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते चले कि एडमिनिस्ट्रेशन भी झूठ बोलने में काफी माहिर है, क्योंकि इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अमूल सार्फिन डिपार्टमेंट है उन्होंने हाल ही में सब्जियों के दाम जो है मुकर्रर किए। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस जो लिस्ट है, जो निरखनामा है, इसकी वायलेशन हम सड़कों पर देख रहे हैं, दुकान में देख रहे हैं, क्योंकि बाजार में इसी तरह के जो रेट्स हैं उनकी वायलेशन हो रही है। हालांकि कुछ दिनों से जब से ये निरखनामा जारी किया गया है उसका असर तो फौरी तौर देखा जा रहा है। लेकिन जब हमने सब्जी फरोशों के साथ बात की तो उनका कहना है कि उन्हें पीछे से यानी मंडी से ही ये दाम हाई रेट्स में मिलते हैं, तो इस वजह से वो इस बात का एतराफ करते हैं कि हाँ, उन्हें वायलेशन करनी पड़ती है। लेकिन जब आप डिपार्टमेंट के पास पहुंचेंगे तो वो कहते हैं कि पहले लिखित में हमें कोई आ जाए, शिकायत करे, तब जाकर वो एक्शन लेंगे। लेकिन क्या डिपार्टमेंट के लिए ये नैरेटिव सेट करना बहुत वक्त से आसान बन गया था? जब दुकानदार खुद ही बोलते हैं, जब सब्जी फरोश खुद ही बोलते हैं कि हाँ, हम 5 या 10 रुपए वायलेशन करते हैं, इजाफी लेते हैं, क्योंकि हमें मंडी से ही ये रेट हाई मिलते हैं, तो क्या उसके बाद भी डिपार्टमेंट ये सोचता है कि पहले कोई दरख्वास्त लेकर आना चाहिए 5 रुपए के लिए या 10 रुपए के लिए, और उसके बाद जब शिकायत करेगा तो तभी जाकर वो एक्शन लेंगे? क्या सोमोटो एक्शन लेने का इनका इख्तियार नहीं है? क्या सोमोटो एक्शन ये नहीं ले सकते हैं, आज खुद एक्शन नहीं ले सकते हैं, ताकि जो निरखनामा है उसका भी कोई लिहाज हो जाता है? यहाँ सब्जी फरोश क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मंडी में ये ज़्यादा रेट बोलता है हमको, मगर आजकल थोड़ा सा नरमी भी है, माल को आज बहुत नरमी आएगा, आहिस्ता आहिस्ता उधर से माल भी ज़्यादा आएगा, मगर माल को और भी नरमी हो जाएगा माल को। हाँ, माल को और भी नरमी हो जाएगा। ये जब अब ये रास्ता वास्ता जब बंद होता है तब माल को तेजी होता है। चलिए, आपने सुना भी देखा भी कि मंडी से ही हमें महंगा मिलता है। जब ये दुकानदार खुद कहते हैं और हमने भी अपनी नशियात में चलाया है, तो इसके बाद भी क्या डिपार्टमेंट में कोई लिखित में लाना चाहिए, दरख्वास्त दे देना चाहिए? क्या वो सोमोटो एक्शन नहीं ले सकते हैं? हम सबको इस चीज के लिए खड़ा होना चाहिए और सोमोटो एक्शन लेने के लिए जो नैरेटिव डिपार्टमेंट की जानब से सेट किया गया है उसके खिलाफ सबको जाना चाहिए, तब जाकर आम इंसान को एक रिलीफ जरूर मिल सकता है। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत। इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।